Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I'm nutritionist Khadija Nasir and you are watching Master G Network. आज हम बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करें और उसका नेम है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। इस चैप्टर में हम लोग स्टडी करेंगे कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होता है और उनको किन स्टेप के थ्रू जो है वो सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट इज बायोलॉजिकल मेथड। अब बायोलॉजिकल मेथड्स क्या होते हैं? कोई भी एक ऐसा मेथड जिसके थ्रू हम लोग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं उसे कहते हैं हम बायोलॉजिकल मेथड। द साइंटिफिक मेथड इन विच बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड इज नोन एज बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड्स जो हैं वो लास्ट 500 ईयर से जो है वो साइंटिफिक रिसर्च में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। इनमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं और इसको बायोलॉजिकल मेथड्स को कैसे परफॉर्म किया जाता है, इसको हम स्टेप बाय स्टेप स्टडी करते हैं। सबसे पहला जो हमारा मेथड है वो है रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। सबसे पहले हम लोग किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं कि वो प्रॉब्लम है किस चीज़ से रिलेटेड और क्या प्रॉब्लम है और हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। द फर्स्ट स्टेप इन बायोलॉजिकल मेथड इज टू नो दैट व्हाट इज द प्रॉब्लम। रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज द बेसिक स्टेप। ये एक बेसिक स्टेप है। जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि प्रॉब्लम क्या है और किस जगह पे, तब तक हम उसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप ये होता है कि हम लोग उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद हम उसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं कि उसको सॉल्व कैसे करना है। तो प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन जो है वो फर्स्ट और बेसिक स्टेप है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई तो कर लिया। इसके बाद सेकंड स्टेप है हमारे पास ऑब्जर्वेशन। जब हम किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, हमें पता चल जाता है कि प्रॉब्लम क्या है, तो फिर हम उसको ऑब्जर्व करते हैं कि ये प्रॉब्लम किस वजह से हुआ है या इसका सोल्यूशन क्या निकाला जा सकता है। तो जब हम किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं तो बेसिकली हम लोग उसके सोल्यूशन की तरफ जा रहे होते हैं। द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट इवेंट्स और प्रोसेस इन अ केयरफुल ऑर्डरली वे। हम एक ऑर्डिनरी वे में जो है वो सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं या उस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं कि कैसे स्टेप बाय स्टेप जो है वो कोई भी चीज़ इस प्रॉब्लम की तरफ लीड की है। तो उसमें हम लोग अपनी 5 सेंसेस यूज़ करते हैं, जिसमें विजन, हेयरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच। हम अपनी 5 सेंसेस को यूज़ करते हुए चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं कि किस बेसिस पे जो है वो प्रॉब्लम हुआ है या पहले इस चीज़ में क्या डिफ़ॉल्ट था या पहले क्या चीज़ थी जो आफ्टर डिफ़ॉल्ट जो है वो यहाँ तक पहुँच जाए। तो जब भी हम लोग किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लें उसके बाद हम ऑब्जर्व करते हैं कि हम लोग कैसे जो है इसके सोल्यूशन की तरफ जा सकते हैं। अब ऑब्जर्वेशन भी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। इनमें 2 टाइप्स हैं बेसिकली। फर्स्ट वन इज क्वालिटेटिव एंड द सेकेंड वन इज क्वान्टिटेटिव ऑब्जर्वेशन। अब क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि हम लोग किसी भी चीज़ को जब ऑब्जर्व करते हैं तो हम सबसे पहले उसकी क्वालिटी को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने की पिक्चर है, इसको हम लोगों ने दोनों तरह से ऑब्जर्व करना है। क्वालिटेटिव भी ऑब्जर्वेशन करनी है और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन भी करनी है। अगर हम लोग इसकी क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन देखें तो हम लोग इसकी क्वालिटी को देखेंगे। अब क्वालिटी में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि इसका कलर क्या है, इसका फ्रेम का कलर क्या है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो पेंट, अब ये ऑयल पेंटिंग है एक, फिर हम देखेंगे इसमें जो ऑयल पेंटिंग यूज़ की गई है उसका स्मेल कैसा है, उसका टेक्सचर कैसा है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये पिक्चर किस चीज़ की है। हम ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, तो हम लोग देखेंगे ये पिक्चर किस चीज़ की है। अब हमें नज़र आ रहा है कि ये पीसफुल कंट्री की एक पिक्चर है या यूँ कह लें कि एक नेचुरल सीनरी है। इसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं किस तरह से? क्वालिटी के बेसिस पे। इसके बाद हम लोगों ने देखा है कि इस पे मास्टरफुल ब्रशेस यूज़ किए गए हैं जो स्मूथ पेंटिंग को दिखा रहे हैं। ये थी हमारी क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। अब क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि हम क्वांटिटी देखते हैं, किस चीज़ की कितनी क्वांटिटी यूज़ की गई है और उसमें कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो उसकी मेजरमेंट्स क्या हैं, ये सारी हमारे पास क्वांटिटी आ जाती है। अब ऑयल पेंटिंग में हम लोग अगर क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन देखें तो उसमें हम पिक्चर का साइज देखेंगे, पिक्चर का साइज क्या है, क्योंकि हम लोग उसकी क्वांटिटी देख रहे हैं। क्वालिटी में हमने क्या देखा है कि उसका कलर क्या है, उसका टेक्सचर कैसा है और वो किस चीज़ की पेंटिंग है। ये हमारी क्वालिटी थी। लेकिन जब हम लोग क्वांटिटी देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि उसका साइज़ क्या है, उसके बाद फ्रेम का साइज़ क्या है, उसके बाद पिक्चर का खुद का साइज़ क्या है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेंशन किया गया 8.5 पाउंड्स, जो पिक्चर है वो 8.5 पाउंड्स की है। उसके बाद सरफेस एरिया कितना लिया गया पेंटिंग में और उसकी कॉस्ट क्या है। ये सारी चीज़ें जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड होती हैं हम लोग उसको ऑब्जर्व करते हैं क्वान्टिटेटिव ऑब्जर्वेशन में। जबकि उसकी क्वालिटी में हम लोग उसका टेक्सचर, उसकी अपीयरेंस, उसके
बाद उसमें जो जो चीज़ें यूज़ की गई हैं हम लोग उसको देखते हैं। तो हमारे पास बेसिकली ऑब्जर्वेशन 2 टाइप्स की होती है, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्योंकि जब तक हम लोग किसी भी चीज़ की ऑब्जर्वेशन सही से नहीं कर सकते, हम लोग किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई प्रॉपरली नहीं कर सकते। अब हमारे यहाँ पे साइंटिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 2 स्टेप्स हो गए हैं। फर्स्ट जो था वो रिकॉग्निशन ऑफ अ प्रॉब्लम, हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया था, उसके बाद हमने प्रॉब्लम को ऑब्जर्व किया। जो हमारे पास थर्ड स्टेप है वो फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस है। अब हाइपोथेसिस हम लोग कैसे अपनाते हैं? हाइपोथेसिस इज अ प्रपोज्ड साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन की होती है उसको हम लोग एक आइडिया की सूरत में हम लोग जो है वो पेश करते हैं। हम लोग एक आइडिया प्रोवाइड करते हैं कि हमने ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, हमने ये चीज़ें ऑब्जर्व की और हम लोग नेक्स्ट इसका ये सोल्यूशन करना चाहते हैं। अब उसमें भी फर्दर जो है वो स्टेप्स आ जाते हैं कि जो हमारी हाइपोथेसिस है, जो हम लोग आगे नेक्स्ट किसी बंदे को पेश कर रहे हैं कि हमने ये काम करना है और हम लोग इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करना चाहते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं इसमें जनरल स्टेटमेंट होनी चाहिए, मतलब इतनी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन ना हो। उसके बाद टेंटेटिव आइडिया होना चाहिए, एक ऐसा आइडिया जिसको जो ऑथेंटिक लगे कि इस आइडिया से ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व किया जा सकता है। उसके बाद हम लोग उसको सिंपल रखेंगे, उसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हाइपोथेसिस को नहीं रखेंगे। नेक्स्ट है अ सजेशन सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। इसमें हम क्या करते हैं, एक जनरल सा हम लोग सजेशन देते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें बेसिकली जब हम लोग किसी भी हाइपोथेसिस की फॉर्मुलेशन कर रहे होते हैं तो हम लोग उसकी स्टेटमेंट में 2 चीज़ें यूज़ करते हैं, इफ़ एंड देन। मतलब ये कि अगर हम लोग ऐसे करेंगे तो उसके ये सोल्यूशन आएंगे, अगर हम लोग इस प्रॉब्लम को इस तरह से सॉल्व करेंगे तो उसके हमारे पास ये सोल्यूशन। इफ और देन का वर्ड हम लोग हाइपोथेसिस की फॉर्मुलेशन में यूज़ करते हैं। अब फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस तो हो गया, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो डिडक्शंस होता है। अब डिडक्शन क्या है? इन द नेक्स्ट स्टेप बायोलॉजिस्ट ड्रा डिडक्शंस फ्रॉम हाइपोथेसिस। डिडक्शंस आर द लॉजिकल consequences ऑफ हाइपोथेसिस। फॉर दिस पर्पस अ हाइपोथेसिस इज टेकन एज ट्रू एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। इसमें क्या होता है, हम लोग डिडक्शन में बेसिकली क्या करते हैं, हमने जो हाइपोथेसिस दिया होता है हम लोग उसके लॉजिक्स फाइंड करते हैं कि हम लोग जब ये अपना एक्सपेरिमेंट करेंगे या हम लोग जब इसका सोल्यूशन निकाल रहे हैं तो क्या ये सक्सेसफुल हो सकता है, या हमारा टाइम तो नहीं वेस्ट होगा, या हमारी चीज़ें वेस्ट तो नहीं होंगी, या हम लोग इसमें जो है वो फेलियर की तरफ तो नहीं जाएंगे। तो हम लोग इसमें लॉजिक ढूंढते हैं और हम लोग ट्रू लॉजिक्स ढूंढते हैं कि हम लोग अगर यही प्रोसेस हम लोग अपने रिजल्ट्स की तरफ जो है इस प्रोसेस के थ्रू सक्सेसफुली जा सकते हैं या मे बी ये फेलियर की तरफ जाए। तो इसमें हम लोग जो है वो डिफरेंट लॉजिकल कंसिक्वेंसेस को जो है वो पेश करते हैं। अब जब हम लोगों ने डिडक्शन कर ली और हमें लगा कि हमारा जो आइडिया है और हमारा जो स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने जो प्रोसीजर परफॉर्म करना है वो सक्सेसफुल हो सकता है, तो फिर हम लोग जो है वो नेक्स्ट स्टेप एक्सपेरिमेंटेशन की तरफ जाते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग डिडक्शन के थ्रू जो है वो एक्सपेरिमेंट करते हैं और अपने रिजल्ट्स की तरफ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग एक एक्सपेरिमेंट की बात करें कि 100 ब्लड सैंपल्स लिए गए रेबीज पेशेंट के, उसके बाद 100 ही उन्होंने लिए गए 100 ही ब्लड सैंपल्स लिए हेल्दी पर्सन्स के। उसके बाद उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर दोनों सैंपल्स को जो है वो ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्वेशन के बाद हमारे पास क्या रिजल्ट्स आए, इसको हम लोग जो है वो समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स में देखते हैं। हमारा एक्सपेरिमेंट क्या था कि हम लोगों ने सैंपल्स लिए और उसको 100 सैंपल्स लिए हम लोगों ने हेल्दी पर्सन की और हम लोगों ने 100 सैंपल्स लिए हैं रेबीज पेशेंट के ब्लड के। उन दोनों को हम लोगों ने माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी किया है। ये जो हमारा प्रोसेस था ये हमारे एक्सपेरिमेंट्स थे। अब उसके क्या रिजल्ट्स आते हैं इसको हम लोग नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, जिसे हम समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स कहते हैं। द रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट शोज दैट almost all rabies patient have rhabdovirus in their blood। अब रेबीज पेशेंट की ऑब्जर्वेशन के बाद या उसको एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमें क्या पता चला कि उनके ब्लड में रैबिडोवायरस था जिसकी वजह से उनको रेबीज हुई। ठीक है, अब रेबीज के पेशेंट में कौन सा वायरस डिटेक्ट हुआ है उसको हम लोग कहते हैं रैबिडो वायरस, जबकि हेल्दी पर्सन्स में रैबिडोवायरस जो है वो प्रेजेंट नहीं था। ये हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट करने के बाद अपने रिजल्ट्स फाइंड आउट किए। इसी तरह अगर हम लोग कोई और एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके डिफरेंट रिजल्ट्स आते हैं। तो हम लोग इसी स्टेप के थ्रू किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब रिजल्ट्स आने के बाद हम लोगों ने जिस कम्युनिटी में हम लोग जो है वो रिजल्ट परफॉर्म कर रहे हैं या जिस लेबॉर्ट्री में हम लोग जो है वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम लोगों ने इनको रिजल्ट्स भी जो है वो शो कराने होते हैं या हम लोगों ने उनको जो है वो रिपोर्ट देनी होती है। तो हमारा जो लास्ट स्टेप होता है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का वो है रिपोर्टिंग ऑफ द
results. In the next step, summarized results are reported to the international laboratories. Publish of result is an essential part of scientific method. इसमें हम लोग क्या करते हैं, इंटरनेशनल लेबॉर्ट्रीज में अगर हम लोग कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसके बाद हमारे लिए कंपल्सरी होता है कि हम लोग उसको एक रिपोर्ट जो है वो सबमिट करवाएं इंटरनेशनल लेबॉर्ट्रीज में, या फिर वो इस तरह से होता है कि हम लोग जो है वो एक प्रॉपर रिपोर्ट बनाते हैं, मतलब हमने जो भी वर्क किया स्टेप 1 से लेकर स्टेप 10 तक उसको हम लोग जो है वो एक पेज की फॉर्म में या एक हार्ड कॉपी की फॉर्म में हम लोग जिसको प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद अगर हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता है और हम लोग उसके रिजल्ट की तरफ चले जाते हैं और रिजल्ट हमारे सक्सेसफुल आते हैं और हमारा वो जो प्रॉब्लम है साइंटिफिक प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाता है, तो हम लोग इस सारे मेथड को जो है साइंटिफिक मेथड को उसको हम लोग पब्लिश करवा देते हैं। तो ये था कि हम लोग साइंटिफिक प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप, और ये जो है ये इसेंशियल मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम लोग कोई भी साइंटिफिक मेथड या कोई भी साइंटिफिक प्रॉब्लम जो है हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्यूरी हो उसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, लेकिन जाने से पहले हमारे चैनल मास्टर जी नेटवर्क को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि डिफरेंट एजुकेशनल अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। खुदा हाफिज।